हाँ भाई, तो आज हम लोग अपने पास एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। ठीक है, इजी चैप्टर है बहुत ज़्यादा और आसान भी है। मतलब आसान तो हिंदी वही हो गया, बट छोटा भी। कहने का मतलब मेरा ये कि छोटा चैप्टर है, आज ही आज में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। रीज़न बीइंग क्योंकि इसकी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो सिर्फ फाउंडेशन लेवल तक सीमित नहीं है। ये चैप्टर इंटरमीडिएट लेवल में भी पूछा जाएगा। जब अलग अलग क्वेश्चन आएंगे इंटरमीडिएट लेवल पे, ये चैप्टर वहां पे भी घुसने वाला है। तो इसको अपने पास मान के चलना कि ये आगे तक जाने वाला चैप्टर्स में से एक है ये। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सब लोग अपने पास चैप्टर में हेडिंग डालो, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। तो चैप्टर है हमारा एक तरीके से सोगरा। ठीक है, तो इसके बारे में पहले लिखना शुरू करो, थोड़ा बहुत लिखो। विद अ व्यू टू इंक्रीज सेल्स, विद अ व्यू टू इंक्रीज सेल्स और इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, और इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट in the market, a new product in the market, comma, goods are sometimes sent to the customers, goods are sometimes sent to the customers, sent to the customers on sale on approval basis, on sale on approval basis, full stop. It means delivery of goods to the customers, it means delivery of goods to the customers with the option to retain them, with the option to retain them or return them, or return them within a specified period, within a specified period. Full stop. The ownership is passed only when, the ownership is passed only when the customer, only when the customer, अब डालना चाहिए पॉइंट नंबर ए, signifies his approval, signifies his approval or acceptance, signifies his approval or acceptance to the seller, to the seller, or point number B, does some act, does some act to adopt the transaction, does some act to adopt the transaction, like gift the goods to a third person, gift the goods to a third person, comma, sale to a third person, comma, donate, comma, donate or pledge the goods, और
पॉइंट नंबर सी, does not signify his acceptance, does not signify his acceptance to the seller and retains the goods beyond the expiry of specified period, beyond the expiry of specified period. ठीक है, तो देखो चैप्टर का नाम है सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली क्या है, हम अगर कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कस्टमर इस्तेमाल करें, तो हम क्या चाहते हैं कि वो उनके पास पहुंचे, पसंद आए, फिर वो खरीदना शुरू करें। अब नया प्रोडक्ट कोई भी एकदम से खरीदना नहीं चाहता, उनको लगता है यार पता नहीं कैसा होगा, हम इससे पैसे लगाएं, पैसे वेस्ट हो। तो हिंदुस्तान में सारे बनिए ही हैं, पैसा खर्च करने में सब लोग सोच समझ के खर्च करते हैं। तो इसलिए क्या कहा, लोग क्या कहते हैं, आप हमारा प्रोडक्ट कुछ दिन लो, ट्राई करो, पसंद आ जाए तो रख लेना, नहीं तो वापस कर देना। करेक्ट, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल। तो जैसे कि लेट अस सपोज मैंने तुम्हें एक मोबाइल दिया और क्या कहा, इसको 10 दिन चलाना, 10 दिन बाद अगर नहीं पसंद आता तो वापस कर देना। तो मैंने एक टाइम लिमिट दे दी। अब 10 दिन तुम यूज करोगे और तुम्हें पसंद आ गया तो तुम्हें क्या करना चाहिए, फिर ले लेना चाहिए और मुझे बताओ। यानी कि तुम्हें अगर ये खरीदना तो तुम क्या करोगे, मुझे या तो इन्फॉर्म करोगे कि सर हमें पसंद आ गया, हमें परचेज करना, हमें बता दो कितने का खरीद, कितने का ये। या फिर तुम अगर पसंद आ गया और यूज करते चले गए तो मैं क्या मान लूं कि तुम पसंद आ गया, 10 दिन बाद भी उसको चला रहे हो, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, यूज करे जा रहे हो, यानी कि तुम्हें पसंद आ गया, तो फिर क्या मानेंगे कि सेल हो चुकी है। ठीक, या फिर अगर तुमने ये गुड्स जो मैं तुम्हें मोबाइल दिया पसंद करने के लिए, ट्राई करने के लिए, तुमने किसी और को बेच दिया, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को गिफ्ट कर दिया है, तुमने इसको किसी के पास गिरवी रख दिया, तो मैं क्या मानूं फिर कि ये सेल हो चुका, क्योंकि तुम्हें पसंद आ गया तभी तो तुमने किसी और को गिफ्ट कर दिया, आगे बेच दिया, डोनेट कर दिया, तो क्या होगा, फिर मैं मान लूंगा कि तुमने ये मुझे हाँ कर दिया, पसंद करके सामान रख लिया है। ठीक है, अदरवाइज तुम्हें क्या करना है, 10 दिन के अंदर अंदर, 10 दिन में पसंद आया तो ठीक, नहीं तो 10 दिन बाद मुझे सामान वापस कर देना। ठीक है, अब होता क्या है कि हम सोगरा पे गुड्स 3 सिचुएशन में भेजते हैं, मतलब सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल 3 सिचुएशन में देते हैं, लिखने की ऐसी जरूरत नहीं है। एक तो है कैजुअली, एक होता है फ्रीक्वेंटली, और तीसरी जो स्टेज होती है वो होती है वेरी फ्रीक्वेंटली। ठीक है, तो कैजुअली से मतलब क्या है, कंपनी कभी कभी, बहुत कभी कभी अपने गुड्स सोगरा पे देती है और ट्राई करने के लिए देती है। फ्रीक्वेंटली में क्या हो गया, काफी बार भेजती रहती है। और वेरी फ्रीक्वेंटली में मतलब माल ऑलमोस्ट हर टाइम सोगरा पे ही चल रहा है, कस्टमर को ट्राई करवाओ। ठीक है, तो हमने अपने पास तीनों सिचुएशन देखनी है कि किस तरीके से हमने अकाउंटिंग करनी होगी तीनों केसेस में। तो पहले हम क्या करेंगे, कैजुअली में। तो जो कैजुअली वाला होता है ना, ये ज्यादातर वो करते हैं जिनके प्रोडक्ट इस्टेब्लिश हो चुके हैं मेजरली। तो क्या करते हैं, अपने कस्टमर को सामान देते हैं और कहते हैं कुछ दिन ट्राई करो, पसंद आ जाए तो ले लेना, नहीं तो वापस कर देना। बट इस सिचुएशन में कंपनी मोस्टली श्योर होती है कि उनका सामान जो है वो बिक जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो इस्टेब्लिश कर चुके अपना ब्रांड, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट होते हैं। तो इस केस में देखो होता क्या है, पहले हम डिस्कस करेंगे अपने पास कैजुअली वाली सिचुएशन। ठीक है, तो हमारा केस 1 है व्हेन द गुड्स आर सेंट कैजुअली।
ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है होता क्या है यहाँ पे, जो सवाल हमारे सामने आएंगे, मैं सीधे सवालों पे टूट पड़ रहा हूँ कि किस तरह के सवाल हमारे सामने आएंगे। तो जैसे साल है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। सवाल हमसे क्या कहेगा कि कंपनी ने ना यहाँ कहीं पे नज़दीक में, साल खत्म होने के नज़दीक में, मान लो 28 मार्च 29 मार्च को सोगरा पे सामान भेजा, मान लो एक 10,000 रुपये का, और कस्टमर से क्या कहा 10 दिन की मोहलत लो, 10 दिन ट्राई करो, पसंद आता तो ठीक है, नहीं तो वापस कर देना। तो 28 मार्च से 10 दिन बताओ कहां तक जाएंगे, 29 मार्च, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, करेक्ट। 6 अप्रैल तक जाएगा, मतलब कस्टमर के पास 6 अप्रैल तक का टाइम है डिसाइड करने का कि उसको खरीदना है खरीदे, नहीं तो वापस कर दे। अब कंपनी जब कैजुअली माल बेचती है, सोगरा पे भेजती है, तो वो श्योर होती है कि मैं कहीं मेरा माल बिक जाएगा। तो कंपनी क्या करती है, इसको अपने पास 28 मार्च पे ही सेल बुक कर लेती है, और एंट्री क्या करती है इसकी, सॉरी डेटर डेबिट टू सेल्स। किस दिन कर लेंगे ये एंट्री, 28 मार्च को ही कंपनी एंट्री कर लेती है बुक कि यार अरे बिक जाएगा, मुझे पता है, ठीक है। पर क्या कंपनी गारंटी के साथ कह सकती है कि बिकेगा ही बिकेगा, नहीं, कस्टमर कैसे भी हो सकता है, कस्टमर मना कर दे मुझे नहीं पसंद आ रहा। तो अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं जिसका नाम है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, जिसको कुछ लोग कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट से भी जानते हैं, जो कि क्या कहता है, क्या कहता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, बिल्कुल चिट्टे हैं, चिट्टे चिकने घड़े, कुछ भी ढिल्ले भर का भी खोपड़ी में नहीं है, नालायक कहीं के। प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हमारे को फ्यूचर में कोई लॉस होता हुआ दिखता है तो वो लॉस हमें आज ही रिकॉर्ड कर लेना चाहिए जिससे पहले कि वो हो, और अगर फ्यूचर में कोई इनकम होती भी दिख रही है तो वो इनकम हम तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक कि वो कंफर्म ना हो जाए कि वो इनकम होगी। तो बताओ ये जो 10,000 का सेल हमने बुक कर लिया है, क्या हम कंफर्म्ड है कि फ्यूचर में सेल्स होगी, नहीं, तो क्या करना चाहिए हमें, सेल्स मान चुके हैं, इसको अब क्या करें, सेल्स को क्रेडिट कर दें, बहुत बढ़िया। हाँ क्या मतलब, पर हम तो कर चुके ना, तो अब क्या करें, 31 मार्च पे हमें अभी तक कोई खबर नहीं आई कि ये सेल्स हुई है या नहीं हुई, तो क्या करें, हम तो सेल मान चुके हैं, मान लो सर, मान लिया तो रोक देंगे, कैसे रोकेंगे, हम सेल्स को रिवर्स कर देंगे। तो हम 31 मार्च पे ये जो एंट्री करी है इसकी उल्टी कर देंगे, या तो हम एंट्री करेंगे सेल्स डेबिट, या फिर तुम सेल रिटर्न भी कर सकते हो डेबिट टू डेटर 10,000 से। तो 31 मार्च पे हम इसको सेल्स डेबिट या सेल रिटर्न डेबिट टू डेटर कर देंगे, और जितने से क्रेडिट किया था उतने से डेबिट करके खत्म कर देंगे। और इसको क्या मानना चाहिए हमें, 31 मार्च पे अपना क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि हमारा ही स्टॉक है बस कस्टमर के पास पड़ा है, तो हम इसको अपना क्लोजिंग स्टॉक मानेंगे। तो उसको हम लिखते हैं, उसकी जर्नल एंट्री करते हैं अपने पास, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब हमने पीछे चैप्टर पढ़ लिया अपने पास इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में हमने क्या सीखा, इन्वेंट्री किस पे वैल्यू होती है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो 10,000 सेलिंग प्राइस है, यानी कि एनआरवी होगी, कॉस्ट क्या होगी, इससे कम होगी या ज्यादा होगी, कॉस्ट इससे ज्यादा होगी। बहुत बढ़िया है मानी, तेरे लिए तो तालियां बज नीचे गाल पे, नालायक। कॉस्ट इससे ज्यादा होगी,
सेलिंग प्राइस से, फिर डंगर कॉस्ट होगी इससे कम, मान लो 8,000 9,000, तो हम इसको स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे 8,000 पे, क्योंकि हमारा स्टॉक है। और कॉस्ट और एनआरवी में से क्या लोअर है? कॉस्ट। मान लो कॉस्ट 8,000 है, एनआरवी 10,000 है, तो हम अपने पास इसको क्लोज स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे। अब तुम इसको क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हो, या इसकी जगह पे एक दूसरा नाम है स्टॉक विद कस्टमर्स, वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो एंट्री क्या करोगे? स्टॉक विद कस्टमर्स डेबिट या फिर क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग। और 31 मार्च पे एक एंट्री और होगी, जो सेल्स हमने बुक कर ली वो सेल्स भी रिवर्स हो जाएगी। अब सर व्हाट इफ 6 अप्रैल पे वो हाँ कर देता है, मान लो 6 अप्रैल पे उसने यस कर दिया, तब हम क्या करेंगे? तब सेल्स मान लेंगे, तब हम उससे एंट्री करेंगे डेटर टू सेल्स, क्योंकि अब कंफर्म हो गया कि बिकेगा। तो अगर वो पैसे नहीं दिए अभी तो डेटर टू सेल्स, दे दिए तो कैश टू सेल्स। सर दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि वो मना कर दे, नो कर दे कि मुझे नहीं लेना, तब क्या करेंगे हम? तब हम कोई जर्नल एंट्री नहीं पास करेंगे, तब हम सिर्फ माल वापस ले लेंगे। सर जर्नल एंट्री भी तो करो, जब अपने माल वापस लिया है वो तो कर दी भाई, 31 मार्च पे सेल रिवर्स कर दी और स्टॉक मान लिया, तो 31 मार्च पे 6 अप्रैल को हम सिर्फ सामान वापस ले लेंगे, जर्नल एंट्री पास कुछ नहीं होगा अगर उससे मना कर दिया तो। ठीक है, तो क्या निकलता है निष्कर्ष कि 31 मार्च पे हमने जो सेल बुक करी है वो सेल रिवर्स होगी, तो उसके लिए एंट्री क्या होगी? या तो सेल डेबिट कर दो या फिर सेल्स रिटर्न डेबिट कर दो, और क्या कर दो? टू डेटर। फिर 31 मार्च पे दूसरी एंट्री क्या करो? इसको अपना क्लोजिंग स्टॉक मानो, तो एंट्री करो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग। पर क्लोज स्टॉक का दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं हम? स्टॉक विद कस्टमर्स। टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ये दो एंट्रीज हम अपने पास करेंगे कब? 31 मार्च पे। फिर 6 अप्रैल पे अगर हाँ कर दी तो डेटर टू सेल्स, ना कर दी तो कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, आओ जी, अब इसी चीज के ऊपर एक छोटा सा सवाल करते हैं अपने पास। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कर रहा है। सीई सेंड्स गुड्स टू हिज कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस ड्यूरिंग 2019। तो 2019 में ये ट्रांजैक्शन हुई है। 15 सितंबर पे सेंट गुड्स टू कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एट कॉस्ट प्लस 33 1/3% 1 लाख। तो उन्होंने क्या कहा? हमने अपने कस्टमर्स को सामान भेजा 15 सितंबर को, किस पे? सेल और रिटर्न बेसिस पे। किस प्राइस पे? कॉस्ट प्लस 33 1/3%। तो वो कितनी निकली? 1 लाख। यानी कि 1 लाख हमने सेल प्राइस बुक करी हुई है। तो 15 सितंबर पे जब हमने माल भेज दिया होगा सोगरा पे, तो हमने एंट्री क्या कर दी होगी 15 सितंबर पे? डेटर टू सेल्स। जब हमने माल भेज दिया तभी हम एंट्री कर चुके होंगे। ये रही 28 मार्च में भेजा था ना, जैसे तो एंट्री कर थी डेटर टू सेल्स, तो 15 सितंबर में हम एंट्री कर चुके हैं अपने पास डेटर टू सेल्स। ठीक है, 1 लाख से। 20 अक्टूबर पे क्या हुआ? गुड्स रिटर्न कर दिए कस्टमर ने 40,000 रुपए के। फिर 25 नवंबर पे रिसीव किए लेटर्स ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर्स 40,000 रुपए के। और 31 दिसंबर पे हमने गुड्स विद कस्टमर्स अवेटिंग अप्रूवल 20,000। यानी कि 1 लाख का ब्रेकअप हमारे सामने मिल गया। क्या? 1 लाख में से 40,000 वापस आ गए, 40,000 अप्रूव हो गए, और 20,000 के गुड्स का अभी तक अप्रूवल नहीं आया। सीई रिकॉर्ड्स सोगरा एज ऑर्डिनरी सेल्स। तो ये जो कंपनी है सीई, ये जो सेल्स होती है सोगरा पे, उसको ऑर्डिनरी सेल्स मान लेती है। ऑर्डिनरी सेल्स माने क्या? उसको सेल्स बुक कर लेते हैं, यानी कि डेटा टू सेल्स कर देते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सीई अज्यूमिंग दैट अकाउंटिंग ईयर क्लोजेस ऑन 31 दिसंबर 2019। ठीक है, तो
तो हमने एंट्रीज पास करनी है 31 दिसंबर 2019 ईयर एंड पे। शुरू करें, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 मैं स्टार्टिंग से जर्नल एंट्रीज करवा रहा हूं 15 सितंबर से। वैसे तो मैं ईयर एंड वाली एंट्रीज करनी होंगी इस क्वेश्चन में, बट मैं स्टार्टिंग से करवा रहा हूं ताकि तुम्हें दिखे क्या क्या हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले ट्रांजैक्शन 15 सितंबर पे उसने क्या किया, माल 1 लाख रुपए का अपने कस्टमर्स को दे दिया, कैजुअली दिया। तो वो क्या करता है, जैसी माल भेजता है मान लेता क्या हो गया होगा, सेल्स। तो उसने 1 लाख रुपए की तुरंत सेल्स मान ली होगी। तो 15 सितंबर 2019 पे वो एंट्री करके बैठे होंगे, डेटर डेबिट टू सेल्स 1 लाख। ठीक, आगे फिर क्या हुआ, 20 अक्टूबर पे गुड्स रिटर्न कर दिए कस्टमर ने 40,000 रुपए तक के। तो 20 अक्टूबर पे 40,000 का माल वापस आ गया। बताओ क्या एंट्री करें, सेल्स रिटर्न, बिल्कुल ठीक। क्या सेल्स रिटर्न, क्या सेल्स रिटर्न डेबिट टू डेटर। तो 40,000 का सामान रिवर्स हो गया। आगे फिर क्या कह रहा है, 25 नवंबर पे हमने रिसीव किए लेटर्स ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर्स 40,000 का गुड्स कस्टमर्स ने हाँ कर दिया है कि हमें ये खरीदना है, हमें पसंद आ गया। बताओ 25 नवंबर पे एंट्री क्या करेंगे, अब 40,000 का अप्रूवल हो गया है, सेल्स टू डेटर, बहुत बढ़िया पूर्ति। डेटर टू सेल्स, क्या हम डेटर टू सेल्स कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं, तो दोबारा क्यों कर रहे हो 1 लाख का हुआ तो 40,000 का रिवर्स हुआ, अभी भी 60,000 का पड़ा उसके अंदर या नहीं डेटर। तो एक बार और डेटर करेगी तो 2 बार पैसे लेगी डेटर से। बता, मैं तेरे को सामान 100 पे दे रहा हूं, 15 सितंबर को मैंने तेरे को जब माल दिया तो ये एंट्री कर दी, तूने 25 नवंबर को हाँ कर दी। अब मैं तेरे को एक बार और डेटर बना रहा हूं, तो कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। तो 25 नवंबर पे नो एंट्री, क्योंकि ऊपर एंट्री पास हो चुकी है, बिकॉज एंट्री इज ऑलरेडी पास्ड। आगे 31 दिसंबर पे क्या कह रहा है, गुड्स विद कस्टमर्स अवेटिंग अप्रूवल। अभी तक 20,000 के गुड्स का हाँ नहीं हुआ, अप्रूवल नहीं आया। तो बताओ 31 दिसंबर पे क्या एंट्री करोगे, करोगे या नहीं करोगे। पहली बात तो वो हाँ नहीं हुई है, क्या एंट्री करेंगे, सेल्स रिटर्न या सेल्स, जो हमने यहां रिवर्स की करी थी, यहां पे हमने सेल्स बुक कर दिया था, 31 मार्च पे अप्रूवल आया था क्या, नहीं। तो हमने क्या किया था, रिवर्स करो, या तो सेल्स टू डेटर या फिर सेल्स रिटर्न टू डेटर। तो इसके अंदर भी सेल्स रिटर्न टू डेटर कर दो 20,000 से। और 31 दिसंबर पे क्या करें, इसको अपना क्लोजिंग स्टॉक मानेंगे, उसकी एंट्री क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग लिख सकते हो या स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग भी लिख सकते हो। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग। अब किस पे लिखे, ये अमाउंट क्या लिखे हैं यहां पे, क्वेश्चन दिखा दूं, क्वेश्चन के क्या लेन देना इससे, 60,000 पे। यहां पे हमने कितने पे किया था इस एग्जांपल में, कॉस्ट प्राइस पे।
तो जो माल हमने रिवर्स किया है वो 20,000 का है। इस 20,000 की ये एनआरवी है, बेसिकली ये 20,000 इज एनआरवी, हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है। तो एनआरवी में ये मतलब सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, और हमें क्या निकालना है, कॉस्ट। तो कैसे पहुंचू सेलिंग प्राइस से कॉस्ट पे, कैसे पहुंचू स्वीटी, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट पे कैसे पहुंचू? चल के जाओ सर, मिल जाएगा सामने ही खड़ा हुआ ना। कैसे पहुंचे सेलिंग प्राइस से कॉस्ट पे? वहां पे नहीं है कुछ, जो है यही है। इन्वेंट्री का चैप्टर पढ़ा था हमने अभी। हाँ हाँ, क्या कैसे पहुंचेंगे सेलिंग प्राइस से कॉस्ट? गधे मैन्युफैक्चर कर रहा हूं मैं यहां। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करेंगे, पढ़ा था हमने चैप्टर में एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, रिटेल प्राइस मेथड। क्या करते थे हम, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करते थे। सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास, 20,000, इसमें से माइनस करेंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है देखो, कॉस्ट प्लस 33 1/3। 33 1/3 का मतलब होता है 1/3 ऑफ कॉस्ट। 33 1/3 को जब सॉल्व करोगे तो 1/3 ऑफ कॉस्ट मिलेगा ये, करेक्ट। तो हमारे सामने है सेलिंग प्राइस 20,000, तो अगर 1/3 है कॉस्ट का तो सेलिंग प्राइस कितना, 1/4। तो प्रॉफिट हो गया सेलिंग प्राइस का 1/4, यानी कि 5,000। तो 20,000 माइनस 5, कॉस्ट हो गई 15,000। तो हम क्लोजिंग स्टॉक को किस पे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर। कॉस्ट है 15,000, एनआरवी है 20,000, किस पे वैल्यू करें, कॉस्ट पे। तो कॉस्ट लिख दो यहां पे 15,000। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बीस तारीख की एंट्री, हाँ क्यों, हाँ नेक्स्ट मंथ हम किसी और को बेच देंगे। ये जो 20 अप्रैल 20 अक्टूबर जो हमने रिटर्न किया है, इसको क्लोज स्टॉक में नहीं डालेंगे, क्योंकि ये वाला तो हम कहीं और बेच चुके होंगे अब तक। ये वाला जो है ये 31 दिसंबर पे रिवर्स कर रहा है, अभी तक हानि हुई है, तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अमित रन्स एन ऑनलाइन स्टोर वेयर द गुड्स आर कैजुअली सोल्ड ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू। तो 10 फरवरी को सेल एंड अप्रूवल पे सामान भेजा, 25% ऑन कॉस्ट, मतलब ये प्रॉफिट बता रहा है, प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट, मतलब 1/4 ऑफ कॉस्ट। 1,20,000 पे भेजा, 1,20,000 क्या है, कॉस्ट है। ओके जी। 20 फरवरी को गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स, 15 मार्च को गुड्स ऑन विच अप्रूवल वर गिवन बाय कस्टमर्स, 31 मार्च में गुड्स विद कस्टमर्स अवेटिंग अप्रूवल। तो एक बात सोचो, गुड्स की कॉस्ट है 1,20,000, हम इसे प्रॉफिट ऐड करेंगे कितना, 25% ऑन कॉस्ट, यानी कि 1/4 ऑफ कॉस्ट। तो कितने पे भेज रहे होंगे, मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगी इन गुड्स की, और उसके बाद उसमें ऐड कर देंगे, सेलिंग प्राइस निकालना है ना। तो 120 का 25% निकालो, कितना, 30,000। 30,000 प्रॉफिट हो गया, 1,20,000 में 30% ऐड कर, 30,000 ऐड कर दो, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी इसकी, 1.5 लाख। तो 1.5 लाख का माल हमने 100 ग्राम पे भेजा था, और 1.5 लाख का ब्रेकअप देखो नीचे दिया हुआ है कि 20 फरवरी को 80,000 का माल रिटर्न हो गया, 40,000 का माल अप्रूव हो गया, 30,000 का अप्रूवल नहीं हुआ। All the above goods are ordinarily sold in the course of online business. Considering that he closed his books on 31st March, you are required to pass entries in the books of Amit. Note, additionally, it has been provided that on 15 April, the customers have rejected the goods for which the approval has been pending on 31st March. Deal with the same accordingly.
तो 15 अप्रूवल कस्टमर्स ने अब जब खबर पहुंचाई तो माल रिजेक्ट कर दिया, मतलब नो कर दिया, नो 15 अप्रैल पे। ठीक, तो हमारे को एंट्रीज करनी है। शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 2, देखो एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च की एंट्रीज करनी होती हैं, जो ये ईयर एंड वाली एंट्रीज, ये वाली दो। बट मैं अभी के लिए तुम्हें सारी एंट्रीज करवा रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बैटर्स हो जाएगी कि क्या क्या हो रहा होगा एक एक करके। तो 10 फरवरी पे हमने 1.5 लाख का माल सोगरा पे भेजा, हमने भेजते ही मान लिया कि सेल्स हो गई। तो बताओ 10 फरवरी पे क्या एंट्री हुई होगी? डेटर टू सेल्स 1,50,000। आगे फिर सवाल क्या कहता है, 20 फरवरी को गुड्स 80,000 के कस्टमर्स ने वापस कर दिए। तो बताओ 20 फरवरी पे क्या एंट्री होगी? सेल्स रिटर्न टू डेटर। $80,000। आगे 15 मार्च को गुड्स विद अप्रूवल फॉर विच अप्रूवल वाज गिवन बाय द कस्टमर्स, 40,000 के गुड्स का अप्रूवल दे दिया कस्टमर्स ने। बताओ 15 मार्च में क्या एंट्री करेंगे? 40,000 के गुड्स हाँ कर दिए कस्टमर्स ने, हमें खरीदने हैं। नो एंट्री, क्योंकि हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं। आगे 30,000 के गुड्स का अभी तक कोई खबर ही नहीं पहुंची, तो 30,000 के गुड्स का क्या करें? अब क्लोज स्टॉक में माने, पर उससे पहले क्या करें? सेल्स रिटर्न मानेंगे, हम उसको अपनी सेल्स को रिवर्स करेंगे। तो सेल्स रिटर्न डेबिट टू डेटर। आगे इसको अपना क्लोज स्टॉक मानेंगे। क्लोजिंग स्टॉक किस पे माने? 30,000 पे मान ले? नहीं, क्या करें? बोलो भाई क्या करें? कॉस्ट निकालेंगे। सेलिंग प्राइस दी हुई है, कॉस्ट पे कैसे पहुंचे? चल के, प्रॉफिट माइनस करके। तो सेलिंग प्राइस है 30,000, प्रॉफिट कितना है? 1/4 ऑफ कॉस्ट दिया है, तो सेलिंग प्राइस कितना? 1/5, तो 30,000 का 1/5 कितना हो गया? 6,000। माइनस कर दो तो क्या आ गया? 24,000। तो कॉस्ट आ गई 24,000, एनआरवी है 30,000, इसमें से लोअर क्या है? 24,000। ठीक है, फिर आगे क्या बोलता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया कि 15 अप्रैल में कस्टमर्स ने हमारा सामान रिजेक्ट कर दिया, नो बोल दिया। तो बताओ 15 अप्रैल पे क्या एंट्री करें? कस्टमर्स ने नो कर दिया, क्या एंट्री करें? कोई एंट्री नहीं करेंगे, सामान सिर्फ रखो अपने पास। अगर वो हाँ कर देता तो हमने सीखा था, अगर वो हाँ कर रहा है जैसे 6 अप्रैल को तो डेटर टू सेल्स, ना कर रहा है तो नो एंट्री, क्योंकि हम रिवर्स भी कर चुके हैं पहले और अपना क्लोज स्टॉक भी मान चुके हैं पहले, बस सिंपली माल ले लो उससे। चलो जी, आगे क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, कैली कंपनी सेंड्स आउट इट्स गैस कंटेनर्स टू डीलर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। All such transactions are treated as actual sales and are passed through the day book. Just before the end of the financial year, 100 gas containers which cost them 900 each have been sent to the dealer on sale return basis and have been debited to his account at 1200 each. Out of this, only 20 gas containers are sold at 1,500 each and the remaining were not sold till the end of the year. You are required to pass necessary adjustment entries
फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हमसे सिर्फ और सिर्फ क्या कह रहा है, एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के लिए। तो सवाल समझ में क्या कह रहा है, हमने कितने कंटेनर्स भिजवाए थे सोगरा पे, 100 गैस कंटेनर्स, उनकी कॉस्ट कितनी थी 900 ईच। कितने पे भेज दिए थे हमने कितने पे भेजे थे सोगरा पे, कॉस्ट तो 900 है, सेल प्राइस कितनी है, कह रहा है उनके अकाउंट में डेबिट कर दिया 1200 पे। आगे क्या कह रहा है, आउट ऑफ दिस ओनली 20 गैस कंटेनर्स आर सोल्ड एट 1500, 20 ही बिके पर 1500 में बिके, हम कितने मान रहे थे बिक जाएंगे 1200, बट 300 ज्यादा बिक गया। मजे हो गए। 80 के बारे में कोई खबर नहीं, कह रहा है रिमेनिंग वर नॉट सोल्ड टिल द एंड ऑफ द ईयर, मतलब अभी बचे हुए 80 की कोई खबर ही नहीं है। तो हमसे वो क्या कह रहा है, एंट्रीज मांग रहा है। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज जो वो मांग रहा है, एडजस्टमेंट एंट्रीज का मतलब क्या है, वो सिर्फ ये 2 एंट्रीज मांग रहा है, ठीक है। बट मैं तुम्हें सारी करवाऊंगा क्योंकि तुम्हारे को याद होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ, शुरू करते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3, मैं कोई रैंडम डेट अज्यूम कर लूं या बिना डेट के भी कर सकता हूं, तुम्हारी मर्जी, जैसे बोलोगे। क्या करूं, रैंडम डेट ले लूं या कोई डेट के बिना कर दूं, हाँ बिना डेट करूं, ठीक है जी, तुम्हारी मर्जी। तो जर्नल एंट्रीज में देखो, सबसे पहले क्या बोल रहा है, 100 गैस कंटेनर्स भेजे जिनकी कॉस्ट थी 900, हमने उनको जब भेजा तो देखो क्या लिख रहा है, have been sent on Sogra and have been debited to his account, मतलब हमने डेबिट किया, मतलब जब सोगरा पे माल भेजते तो एंट्री क्या करते हैं, डेटर टू सेल्स, यानी कि क्या कह रहा है, डेटर में डेबिट करते हैं ना, वो यही बोलना चाह रहा है, डेटर के अकाउंट को हिज अकाउंट, मतलब डेटर का अकाउंट हमने डेबिट किया कितने से 1200 से। तो वो एंट्री करके बैठे हैं, पहली एंट्री डेटर टू सेल्स, तो 100 कंटेनर कितने पे 1200 का एक, तो टोटल हो गया 1,20,000। उसके बाद क्या कहता है आगे, आउट ऑफ दिस 20 गैस कंटेनर्स वर सोल्ड एट 1500 ईच, 20 कंटेनर बिक गए बट कितने पे 1500 पे, हम कितने पे अभी तक मान चुके थे 1200, 300 रुपए और महंगा हो गया। तो 20 जो 20 कंटेनर्स हैं उन पे 300 रुपए और लेने या नहीं लेने, लेने, तो 20 रुपए से, सॉरी 20 कंटेनर्स पे 300 रुपए से और डेबिट करना चाहिए। तो एक बार और एंट्री होगी यही वाली, डेटर टू सेल्स, क्योंकि हमारी सेल्स भी बढ़ गई, हम तो सेल्स मान के बैठे थे जी 1,20,000 ही होगी, बट नहीं जी 300 रुपए की सेल्स और हो गई 20 कंटेनर पे। तो 20 कंटेनर 300 रुपए, कितना हो गया 6,000। और 80 के बारे में कह रहा है कोई खबर ही नहीं आई, तो 80 को हम सेल मान चुके हैं, क्या करें उसको, 80 के बाद जिनके बारे में कोई खबर नहीं आई, भी अप्रूवल नहीं है, उनको क्या करें, सेल मान लें, हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, नो एंट्री होगी, अरे अप्रूवल नहीं आया। यहां पे क्या हुआ था, अप्रूवल आया था क्या 31 मार्च तक, कब आया था, हाँ आए थे कब 6 अप्रैल पे। तो जब 31 मार्च तक अप्रूवल नहीं आता, वेट करते अप्रूवल, तो हम क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न टू डेटर, डंगरों की फौज जमा कर रखी है मैंने, ये याद नहीं आ रहा है लोगों के, अप्रूवल पेंडिंग चल रहा है तो डेबिट करना है रिवर्स, तो सेल्स रिटर्न टू डेटर। कितने गैस कंटेनर है 80, इनटू क्या करूं, कितने से रिवर्स करूं, 900, 1200, 1500, 1200,
हाँ 1200 से ही होगा। हिमानी के तो होश ही उड़ गए, ये क्या करवा दिया, क्या हुआ? 1200 से क्यों कर रहे हैं? कितने से डेबिट किया था तूने इनको, तो क्रेडिट कितने से करेगी? तो इसमें क्या मुश्किल था? तो 1200 इंटू 80 कितना आ रहा है, चेक करना। 96,000। स्वीटी को तो समझ ही नहीं आ रहा, स्वीटी कह रही करा दो, मैं तो कुंजी बनाने आई हूं। जब हमें अप्रूवल हो गया, नो एंट्री तब होगी, क्योंकि हमें अप्रूवल आ गया तो भैया एंट्री तो कर ही चुके हैं ना, हम तो मान गए थे सेल हो गई और हमारी बात सच हो गई। ठीक है जी, हम तो कर चुके हैं ना एंट्री, तब होगी नो एंट्री। जब अप्रूवल नहीं आया तो अभी पक्का नहीं है, हम सेल मान के बैठ चुके, अप्रूवल नहीं आया तो क्यों क्यों मान रहे हो भाई सेल? जब प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फॉलो करते हो जो कहता है कि फ्यूचर में जब इनकम कंफर्म होगी तभी बुक करो, तो अभी से क्यों बुक करके बैठे हो? अप्रूवल नहीं आया तो कुछ मत करो, हम कर चुके हैं इसलिए रिवर्स होती है उसकी एंट्री। और चौथी चीज क्या करेंगे, हमने सेल्स तो रिवर्स कर दिया, अब क्या करें? क्लोजिंग स्टॉक माने किस प्राइस पे है, जिस पे आप कहोगे। कितने गैस कंटेनर को स्टॉक मानूं? बहुत बढ़िया पूर्ति, 80। कितने पे? तीन प्राइस है हमारे पास, 900, 1200, 1500। कितने पे मानूं? 900। क्लोज स्टॉक मानते हैं हम कॉस्ट, ये एनआरवी विच इज लोअर, कॉस्ट है 900, एनआरवी थी 1200, तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। हिमानी के तो अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, हिमानी तो बस ऐसे बैठी है जैसे जेल में बैठा रखा उसको। क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, बस हो गया सवाल। 31 तारीख को क्लोजिंग बैलेंस दिखाना होता है सर, चाहे अप्रूवल आए या ना आए, हमें 31 को क्लोजिंग दिखाना होता है। अप्रूवल आ गया तो नहीं करेंगे और नहीं आया तो नहीं आएगा तो नेक्स्ट। 31 तारीख के बाद का क्लोजिंग, हाँ महीने की लास्ट डेट कहीं पे हमें एंट्री करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। E Limited sends out its accounting machines costing 200 each to their customers on Sogra. All such transactions are treated as like actual sales and passed through the day book. Just before the end of the financial year on 24th March, 300 accounting machines were sent out on an invoice price of 280 each. Invoice price का मतलब होता है एक तरीके से selling price of 280 each, out of which only 90 machines were accepted by the customers at 250 each, and as to the rest no report is forthcoming. हमने कितनी मशीन्स सोगरा पे भेजी थी? हमने कितनी मशीन्स सोगरा पे भेजी थी? 300। कितनी प्राइस पे? 280। कितनों की हाँ आ गई? 90 की हाँ आ गई। कितने में बिकी पर वो? 250। हम कितने पे मान के बैठे थे? 280। हमने ज्यादा कर लिया था या कम? ज्यादा, तो अब क्या करेंगे? कम करेंगे। कितने से? 30 से। ओके जी। और बाकियों की कोई खबर नहीं आई, क्या करें? तेरे ना झपटा पड़ूंगा मैं बहुत, मार से लगा से कान पे। नो एंट्री करेंगे। 90 का अप्रूवल आ गया, बाकी का क्या है? अप्रूवल आया क्या बाकियों का? तो क्या करेंगे? बैठे रहेंगे हाथ पर धरे बैठे, है ना? नो एंट्री करेंगे। डंगर। क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न करेंगे। और क्या करेंगे? और क्लोजिंग स्टॉक मानेंगे। किस प्राइस पे? कॉस्ट प्राइस और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे। ये क्वेश्चन होमवर्क है। अगला
ए सेंड्स आउट गुड्स ऑन अप्रूवल टू फ्यू कस्टमर्स एंड इंक्लूड्स द सेम इन द सेल्स अकाउंट। तो कह रहा है गुड्स हम 100 ग्राम पे भेजते हैं कुछ ही कस्टमर्स को, मतलब कैजुअली दे रहे हैं, बताना चाह रहा है वो कैजुअल बेसिस पे, और हम उसको मान लेते हैं सेल्स, 100 ग्राम पे देते ही सेल्स मान लेते हैं। यही तो हम करते हैं अभी तक। 31 मार्च 20 पे द ट्रेड रिसीवेबल्स बैलेंस स्टूड एट 1 लाख। तो ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस 1 लाख है। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या कहना चाह रहा है वो, डेटर्स का बैलेंस है 1 लाख, विच इंक्लूडेड 7,000 सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस अगेंस्ट विच नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो वो कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो डेटर्स का बैलेंस, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स प्लस बीआर, ठीक है। अभी के लिए तुम सिर्फ डेटर मानो, डेटर्स का बैलेंस है 1 लाख। कह रहा है 1 लाख में से 7,000 का माल हमने सोगरा पे दिया हुआ है, ठीक है। तो बाकी का 93,000 जो है वो सोगरा पे नहीं है। ये बात हम ध्यान से बैठा लेना दिमाग में। 93,000 हम एक्चुअल सेल्स कर चुके हैं। हर बार थोड़ी ट्रायल बेसिस पे देंगे, कई बार तो सीधे सीधे देंगे ना, हम ट्रायल पे नहीं दे रहे हैं। तो ये वो ट्रायल है, ये हमारे लिए किसी काम का रेलेवेंट नहीं रखता। हमारे लिए रेलेवेंस क्या है, सिर्फ और सिर्फ सोगरा 7,000। इसको कुछ मत करना, कभी इसका भी सोचने बैठ जाओ क्या करेंगे हम, इसका कुछ नहीं करना इसका। अब these goods were sent out at 25% over and above cost price and were sent to Mr. X for 4,000, Mr. Y 3,000। 7,000 का माल का ब्रेकअप मिल गया, X को बेच रखा है 4,000 का, Y को दे रखा है 3,000 का। Mr. X sent intimation of acceptance। X ने माल लिया या नहीं लिया, ले लिया। इंटीमेशन कब भेजी, ऑन 30 अप्रैल, एंड मिस्टर वाई रिटर्न द गुड्स ऑन 10 अप्रैल। तो 31 मार्च पे क्या दोनों ने कोई खबर दी थी, नहीं। एक्स ने खबर दी 30 अप्रैल पे, खुशी की खबर दी कि दुख की, खुशी की, और वाई ने दुख भरी खबर भेजी। मेक द एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड शो हाउ दीज आइटम्स विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2020। ऑल्सो शो द एंट्रीज टू बी मेड ड्यूरिंग अप्रैल 2020। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरीज ऑन 31 मार्च वाज 60,000। ठीक है, चलो जी। तो सवाल हमसे क्या कह रहा है, हम एंट्री क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्रीज हमने पास करनी है, और कैसे बैलेंस शीट में शो होंगे हमने उनको अपने पास दिखाना है। ठीक है जी, आओ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज हमने पास करनी है। तो जर्नल एंट्रीज में हमारा ईयर कौन सा है, 31 मार्च 2020। तो 31 मार्च 2020 पे हम अपने पास वो जो ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर बुक करके बैठे हैं वो डेटर्स हम रिवर्स करेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे हम, सेल्स रिटर्न टू डेटर, या ट्रेड रिसीवेबल्स लिख दो, डेटर ये बोलते हैं उसको, बट ट्रेड रिसीवेबल लिखो क्योंकि उसने ट्रेड रिसीवेबल्स बोला है। सेल्स रिटर्न डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स 7,000 रुपए से, और इनको मानेंगे हम अपना क्लोजिंग स्टॉक। तो 31 मार्च 20 पे लिखो क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक विद कस्टमर्स। काफी देर क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, अब मैं लिख रहा हूं स्टॉक विद कस्टमर्स। ठीक है, टू ट्रेडिंग किस प्राइस पे लेंगे, कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस लोअर होती है। तो कॉस्ट प्राइस आइडेंटिफाई करते हैं। सवाल ने क्या बोला था कि वो प्रॉफिट पे बेचता कितना, 25% ओवर एंड अबव कॉस्ट, मतलब 25% कॉस्ट का, 1/4 ऑफ कॉस्ट, यानी कि 1/5 ऑफ सेल्स। सेल्स हमारे पास 7,000 है, 7,000 का 1/5 कितना, 1400 शायद। तो 1400 माइनस कर दो तो कॉस्ट प्राइस आ गई 5600। तो ये ही दो एंट्रीज हैं जो वो मांगता है, बार बार यही एंट्रीज मांग रहा था, हम बस सीख रहे थे। तो पीछे के सवालों में भी तुमने सिर्फ यही दो एंट्रीज करके दिखानी होंगी। अच्छा, अब उसने क्या बोला, एडजस्टमेंट एंट्रीज हमने करनी 31 मार्च पे। ऑल्सो शो हाउ दीज आइटम्स विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च। और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्रीज वो बता रहा है ये है। अच्छा, उसने एक क्या कहा है, एंट्रीज शो करो जो अप्रैल में भी की जाएंगी, जो अप्रैल में एंट्रीज है वो भी करनी है।
तो देखो 30 अप्रैल पे एक्स ने खुशी की खबर भेजी, मतलब 4,000 का माल उसने खरीद लिया, तो 30 अप्रैल पे क्या कोई एंट्री होगी? जब उसने खुशखबरी भेजी तो क्या कोई एंट्री होगी कि हाँ भाई हमें माल चाहिए? डेटर्स टू सेल या ट्रेड रिसीवेबल्स टू सेल्स? चार हजार। और वाई ने दुख भरी खबर भेजी, क्या? कि मुझे नहीं चाहिए। तो जब उसने मना कर दिया तो हम क्या एंट्री करेंगे? कुछ नहीं, नो पे नो एंट्री। ठीक है, एंट्रीज तो हो गई। अब सवाल ने सिर्फ इतना बोला था कि ये दिखाओ जी बैलेंस शीट में क्या होगा। आओ बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट भी सीख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में ये हमारी लायबिलिटी साइड है, ये असेट साइड है। असेट साइड पे हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स दिख रहा होगा। ये बैलेंस शीट 31 मार्च 20 की है। तो बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल्स दिख रहे थे, याद करो 1 लाख के इनर कॉलम में, है ना। सवाल ने ये बोलता कि टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हमारे? 1 लाख के, जिसके अंदर 7,000 सोगरा वाले हैं। बोला था मैंने 93,000 कोई और है जो नॉर्मल बेचे हैं। तो हमने क्या किया? ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट करके ट्रेड रिसीवेबल कम कर दिया, मतलब डेटर्स कम कर दिया कि भैया अभी तो हानि हुई है, तो माइनस करो सेल ऑन अप्रूवल। $7,000 इसमें से माइनस करो और बाहर दिखाओ 93,000। फिर स्टॉक सवाल ने हमारे को बोला कि जो स्टॉक क्लोजिंग में अभी दिख रहा है वो कितना है? 60,000 का है, बट हमने ये गलत स्टॉक लिखा है, स्टॉक और भी है। तो स्टॉक इनर कॉलम में लिखो कि 60,000 का है प्लस स्टॉक विद कस्टमर, वो कितने का है? 5600। तो टोटल स्टॉक कितना है हमारा? 65,600। बस इतना ही दिखाना उसमें, और कुछ नहीं करना। टैली करने के लिए मत बैठ जाना, कभी डिफरेंस निकाल के कैपिटल में डालो, कुछ करो, बस इतना ही दिखाना, कुछ नहीं करना। ठीक है। और चैप्टर की लास्ट एक और चीज आगे बेसिकली देखो, अब हमने एक चीज तो हमने अपने पास कर ली, क्या? अगर गुड्स कैजुअल बेसिस पे जा रहे हैं तब क्या करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है अगर वेरी फ्रीक्वेंटली, मतलब फ्रीक्वेंटली होता है कि हम काफी बार अपना माल 100 ग्राम पे देते रहते हैं, तो सोचो उस कंपनी के अकाउंटेंट की क्या हालत होती होगी। पहले वो सेल्स बुक करता है, कस्टमर रिजेक्ट कर देता है, तो फिर वो रिवर्स करता है, फिर 100 ग्राम पे माल जाता है, फिर रिवर्स करता है। ये करते करते वो पागल हो जाएगा। फिर ईयर एंड पे फिर जो जिनकी अप्रूवल नहीं है उनके भी रिवर्स करता फिरेगा, हो जाएगा ना पागल वो। तो अगर कंपनी 100 ग्राम पे माल फ्रीक्वेंटली भेजती है ना, तो वो ना बार बार जैसे से भेजती है, जितने का अप्रूवल आता है, वो ना एक काम, वो चीज पहले अपने पास एक अलग पेज पे लिखती रहती है कि इस मंथ हमने कितना माल भेजा, कितना माल अप्रूव हो गया, कितना माल रिजेक्ट हो गया, और वो लास्ट में एक ही बार एक एंट्री करते हैं। नहीं तो क्या करेंगे, बार बार एंट्री करते रहेंगे तो एंट्रीज यही एंट्री घूमती रहेगी बार बार, कभी सेल करी, कभी रिवर्स करी, फिर सेल करी, फिर रिवर्स करी, यही चलता रहेगा। इसलिए क्या करते हैं, पूरे मंथ का ना एक रिकॉर्ड पहले अलग से रखते हैं, लास्ट में क्या करते हैं, एक एंट्री, कितना माल भेजा टोटल, कितना रिटर्न हो गया उसका टोटल, कितना अप्रूव हो गया उसका टोटल, वो अलग अलग करते चलते हैं, और लास्ट में कंबाइंड सिंपली एक एंट्री करते हैं अपने पास। तो अब आते हैं हम अपने पास फ्रीक्वेंटली वाली सिचुएशन पे। तो देखो ये रहा, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 से कह रहा है एक्स सप्लाइड गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू कस्टमर्स, द पर्टिकुलर्स ऑफ विच वर एज अंडर। तो देखो डिटेल्स देखो, 10 दिसंबर पे भेजा, 12, 15, 20, 25, ऐसे देख रहे हो, बार बार ट्रांजैक्शन होती जा रही है, पागल जाएगा वो अकाउंटेंट। इसलिए क्या किया,
अलग अलग दिखाया। कह रहा एबीसी को 10 दिसंबर पे क्या किया, 10,000 का माल हमने भेज रखा है जिसकी अभी तक 31 दिसंबर पे कोई खबर नहीं आई। फिर 12 दिसंबर पे डीईएफ को माल भेजा 15,000 का, जो उसने रिटर्न कर दिया 4 दिन बाद ही 16 तारीख को। 15 दिसंबर पे हमने जीएचआई को 12,000 का माल भेजा जिसमें से 2,000 का तो वो रिटर्न कर चुका है, ठीक है। 20 दिसंबर पे डीईएफ को 16,000 का माल भेजा जो कि उसने रिटेन कर लिया, अपने पास रख लिए, हाँ कर दी, कब, 16 तारीख की, सॉरी 24 तारीख में। 25 तारीख में एबीसी को माल भेजा 11,000 का, उसने 28 दिसंबर को अपने पास रख लिया। 30 दिसंबर को जीएचआई को भेजा 13,000 का जिसके बारे में कोई खबर ही नहीं आई। अब क्या लिख रहा है, गुड्स आर टू बी रिटर्न्ड विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच। मतलब गुड्स कितने दिन में वापस कर देना है भैया, 15 दिन में वापस कर देना। फेलिंग विच इट विल बी ट्रीटेड एज सेल्स। जैसे मतलब है 15 दिन बाद भी अगर वापस नहीं किया तो हम क्या मान लेंगे, सेल्स हो गई है। अब क्या कह रहा है, द बुक्स ऑफ एक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर 2020। हमसे मांग क्या रहा है वो, तो कुछ मांगा नहीं है, हमें बस एंट्रीज वगैरह करके दिखानी है, तो बुद्धि लगाना। 10 दिसंबर को हमने माल उसको दे दिया था, बुक्स कब क्लोज हो रही है हमारी, 31 दिसंबर। अगर हमने 10 दिसंबर को उसको माल दे दिया था तो कितने दिन ट्राई करने के लिए दिया था, 15 दिन। यानी कि कहां पे उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, 25 दिसंबर, और बुक्स क्लोज कर रहे हैं हम 31 दिसंबर। तो क्या माने, ये सेल हो गया नहीं हो गया, हो गया, कोई खबर नहीं है फिर भी ये सेल हो गया। 12 दिसंबर को डीएफ को 15,000 का माल भेजा, उसने टाइम से रिटर्न कर दिया, तो चलो जी रिटर्न हो गया। 15 दिसंबर को जीएचआई को माल भेजा 12,000 का, 2,000 गुड्स रिटर्न कर दिया। 20 दिसंबर को बाकी का क्या करे, 10,000 का सेल, क्योंकि 15 तारीख को भेजा, 15 दिन कब खत्म हो रहे हैं, 30 दिसंबर। बुक्स कब क्लोज हो रही हैं, 31 दिसंबर, यानी कि 10,000 को क्या मान लेंगे, सेल्स। 20 दिसंबर को डीएफ को माल भेजा 16,000 का, उसने गुड्स अपने पास रख लिए, बता दिया 4 दिन बाद ही, तो उसको क्या मान लेंगे, सेल्स। अगला 25 तारीख पे 11,000 का माल भेजा, 28 तारीख को उसने गुड्स रिटर्न कर लिए, तो सेल्स। 30 दिसंबर को जीएचआई को 13,000 का माल भेजा, अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची, तो 30 दिसंबर को माल भेजा, 31 दिसंबर तक कोई खबर नहीं आई। कितने दिन है इसके पास, 14-15 दिन, 14 दिन है अभी, करीब करीब 13-14 दिन है। तो बताओ क्या इसको सेल्स मान लें, नहीं, यानी कि ये वाला चीज है जो रिवर्स होने वाला हमारा। क्लियर। अब देखो यही चीज उन्होंने आंसर में टैबुलर फॉर्म में दिया है, वो टैबुलर फॉर्म हमारे पास यहां रहा, देखो दिख रहा है ना ये, देखो क्या लिख रहा है, इन द बुक्स ऑफ एक्स। उन्होंने ना एक अलग बुक बना ली, गुड्स मतलब सोगरा बुक, सिंपली सेइंग, इतनी लंबा चौड़ा नाम सोगरा बुक। तो डेट लिखा, पार्टी का नाम लिखा और अमाउंट, फिर किस किस तारीख पे क्या क्या हो रहा है, डेट लिखी, बिका या रिटर्न हुआ, बिका या रिटर्न हुआ। तो आंसर है ये, आंसर तुम्हें एग्जाम में ऐसे ही लिखना है कि 10 दिसंबर को एबीसी को 10,000 का माल भेजा, 25 दिसंबर पे क्या हुआ, बिक गया जी। 12 दिसंबर को डीएफ को भेजा 15,000 का माल, 16 दिसंबर तक पूरा रिटर्न हो गया। जीएचआई को 12,000 का माल बेचा जिसमें से 2,000 वो रिटर्न कर चुका था, देखो 2,000 रिटर्न कर दिया, बाकी 10,000 सेल हो गया। तो उन्होंने क्या किया, 20 दिसंबर को 10,000 सेल हो गया, 2,000 रिटर्न हो गया, दिख रहा है ये। डीएफ को 16,000 का भेजा, 24 दिसंबर तक सेल हो गया, कोई रिटर्न नहीं हुआ। एबीसी को 11,000 का माल बेचा, 28 तारीख तक बिक गया। 13,000 वाले के लिए कुछ नहीं लिखा, 13,000 वाले का भी कुछ पता नहीं, बिका या रिटर्न हुआ भी कुछ नहीं हुआ। तो टोटल माल जो था वो कितना था, 77,000 का, जिसमें से 47 हमारा बिक गया, 17,000 रिटर्न हो गया, और 13,000 के बारे में कोई खबर नहीं। 77 का ब्रेकअप है ना, चेक करो, 77 बनेगा, 17 प्लस 13 30, 30 प्लस 47 77, करेक्ट। तो पहले उन्होंने एक टैबुलर फॉर्म में ये किया, मंथ एंड आया, मंथ एंड पे क्या किया, सीधा सीधा गुड्स का अकाउंट बनाया कि हमने 77,000 का माल भेजा था, 17,000 का रिटर्न हो गया, इतने का सेल हो गया, और बाकी का बैलेंस का डाउन 13,000 हमारा यहां आ गया। क्लियर है। तो ये भी हो गया हमारा फ्रीक्वेंटली वाला।
और तीसरा होता है हमारा एक वेरी फ्रीक्वेंटली, मतलब भेजे ही जा रहे हैं, मतलब आए दिन हमारा सामान सोगरा पे निकला रहता है, क्योंकि अभी हमारा नया बिल्कुल नया प्रोडक्ट है, कोई खरीदने कोई तैयार नहीं है, तो रोज का रोज माल सोगरा पे निकल रहा है, वेरी फ्रीक्वेंटली वेरी फ्रीक्वेंटली। तो फिर इस सिचुएशन में ना कंपनी अपने पास एक रफ रजिस्टर खोल लेती है और रफ रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लेती है चीजें। तो जब भी हम कोई चीज रफ में रिकॉर्ड करते हैं तो रफ को बोलते हैं हम मेमोरेंडम। ठीक है, तो हम अपने पास रफ नोटबुक निकालते हैं, उसमें रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं हम मेमोरेंडम बुक्स, यानी कि रफ बुक्स। क्लियर है? अब रफ बुक्स में हम क्या करते हैं समझो, क्योंकि हम रफ में बार बार सामान दिए जा रहे हैं तो सिर्फ समझना कुछ ऐसा कुछ जरूरत नहीं खास। इमेजिन करो हमने सोगरा पे माल 2 लाख का भेज दिया, ठीक है, अब बहुत फ्रीक्वेंटली भेज रहे हैं तो हम रफ नोटबुक में काम कर रहे हैं। 2 लाख में से मान लो 1 लाख हमारे रिजेक्ट हो गए, 80,000 अप्रूव हो गए और 20,000 के बारे में कोई खबर नहीं। ठीक है, तो देखो पहले जब हमने 2 लाख का माल भेजा होगा तो रफ नोटबुक में क्या एंट्री करी होगी? वैसे एंट्री करते हम क्या, डेटर टू सेल्स। अब हम करेंगे मेमोरेंडम डेटर टू मेमोरेंडम सेल्स, 2 लाख की। ठीक है, रफ नोटबुक में की है ना एंट्री, तो मेमोरेंडम डेटर टू मेमोरेंडम सेल्स 2 लाख की। अब 1 लाख की रिजेक्ट हो गया, तो बताओ रिजेक्ट जब होता था तब हम नॉर्मल एंट्री क्या करते थे? नालायक, सेल्स डेबिट या सेल्स रिटर्न डेबिट टू डेटर। तो जब रिजेक्ट हो गया तो हम एंट्री क्या कर देंगे, इसकी रिवर्स कर दूं, क्योंकि अब रफ में लिखा है तो क्या करूं, मेमोरेंडम सेल्स या मेमोरेंडम सेल्स रिटर्न, कुछ भी लिख दो। तब भी करते थे और तब भी करते थे जब रिजेक्ट करता था वो नालायक। जब वो नेक्स्ट ईयर होता है तब, मैंने अभी बताया ना, अभी हो गया, अभी 31 मार्च से पहले पहले रिजेक्शन का लेटर आ गया उनकी तरफ से। ठीक है, 1 लाख का। अच्छा, अब जब ये अप्रूव हो जाता था तो बताओ हम क्या एंट्री करते थे? मार पीछे से कान पे। जब अप्रूव हो जाता था तब हम इसकी कोई एंट्री नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि पहले कर चुके हैं डेटर टू सेल्स। ठीक, जब हम यहां पे अप्रूव करेंगे तब हम यहां एंट्री करेंगे मेमोरेंडम सेल्स टू मेमोरेंडम डेटर 80,000। क्या ये वाली एंट्री और ऊपर वाली एंट्री सेम है? क्या ये वाली एंट्री और जस्ट ऊपर वाली एंट्री सेम है? तो फिर ये तो गड़बड़ होगी। रिजेक्ट करने पे तो ये एंट्री समझ में आती है कि रिजेक्ट करते हैं तो हम ये एंट्री करते हैं सेल्स टू डेटर या सेल्स रिटर्न टू डेटर। अप्रूव करने पे हम कोई एंट्री नहीं करते, जब अप्रूव हो जाता है हाँ कर देते हैं जब वो 31 मार्च से पहले पहले। तो सर यहां पे भी तो अप्रूव हो गया, तो यहां पे तो नो एंट्री होनी चाहिए, हम यहां एंट्री कर रहे हैं। क्यों? ये जो अप्रूव हुआ है हम इसकी एंट्री क्यों नहीं करते थे? क्योंकि हम इसकी एंट्री कर चुके होते थे यहां 2 लाख में। जब हमने 2 लाख की एंट्री की थी तब एंट्री क्या कर चुके होते हैं? डेटर टू सेल्स, नॉर्मल अगर करते हैं कैजुअल बेसिस पे। तो ये 80 इसमें जुड़ा हुआ होता है, इसलिए दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब एक चीज सोचो, अब हम जब वेरी फ्रीक्वेंटली करते हैं तो
क्या हमने डेटर टू सेल्स कर रखी है? जब हम वेरी फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं तो क्या हमने डेटर टू सेल्स कर रखी है? नहीं, हमने मेमोरेंडम डेटर टू मेमोरेंडम सेल्स कर रखी है। मतलब हम अपनी मेन बुक्स में एंट्री करके बैठे हैं क्या? नहीं। कौन से बुक्स में की हमने? रफ का नाम क्या? मेमोरेंडम। तो हमने कहां लिख रखा है? मेमोरेंडम बुक में लिख रखा है। तो क्या करेंगे? मेमोरेंडम बुक से हटाएंगे और मेन बुक में लिखेंगे। ये आया समझ या नहीं? हम अगर नॉर्मल ट्रांजैक्शन करते हैं तो अप्रूवल की कोई एंट्री नहीं करते, क्योंकि अप्रूवल मेन बुक्स में लिखा हुआ है, डेटा टू सेल्स हो रखा है। बट अब क्योंकि वेरी फ्रीक्वेंटली वाला केस आया, हम बार बार रफ में लिख रहे हैं, तो बुक्स भी कौन सी खुली? सब रफ खुली। तो ये अप्रूवल वाली एंट्री भी रफ नोटबुक में गई है। तो क्या करेंगे? रफ नोटबुक जाके काटेंगे और जो मेन बुक है उस जाके लिखेंगे। तो हमने इसमें डाल रखा है ना, तो उसको रिवर्स करो और मेन बुक में जाके लिखो डेटा टू सेल्स। और इन 20,000 के बारे में कोई खबर नहीं आई तो क्या करें? इनके बारे में पक्का नहीं है कि बिकेगा नहीं बिकेगा, तो क्या करेंगे? रिवर्स मेमोरेंडम सेल्स टू मेमोरेंडम डेटर। और क्या करेंगे? अपना स्टॉक मानेंगे या नहीं? कितना है? 20 ना। जब हम ईयर एंड पे क्या करते थे, जब जिनका खबर नहीं आई तो उनके क्या करते थे? हम क्लोज स्टॉक मानते थे। इसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि लिखा ही रफ नोटबुक में है, मेन बुक्स में तो सेल मानी नहीं, तो हमारा स्टॉक कम ही नहीं हुआ, रफ नोटबुक में कम हुआ है। तो फिर रिवर्सल वाली एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री इसमें नहीं होगी। ठीक है? तो ये है अगर हम वेरी फ्रीक्वेंटली करते हैं तब। ठीक है? तो यहां से हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है? तो आज इतना ही करेंगे। आज की क्लास में कोई डाउट, कोई चीज पूछो तो बताओ। इसी चैप्टर में? हाँ, टेस्टर कौन देता है? वो जो दुकान पे खड़े होकर टेस्टर्स जो चलाते हैं हम। हाँ, तो वो तो सेल ही मानेंगे, बट वो सैंपल के तौर पे बांट रहे, तो वो कंपनी उसके पास उसको अपनी फ्री सैंपल्स के तौर पे बांटेगी, या तो फ्री में बगा बांट रही है, पेमेंट की है तो फिर सेल मानेंगे, क्वांटिटी कम भी की है बस, और क्या। तो यही कहना चाह रही है ना कि हमने फॉर एग्जाम्पल एक परफ्यूम मंगाया मान लो, और परफ्यूम का टेस्टर आया, तो उस टेस्टर की थोड़ी सी पेमेंट भी तो करते हैं ना, तो उसको सेल मानेंगे। तो कैश टू सेल्स होगी वो तो एंट्री। टेस्टर आया चाहे कुछ आए, वो तो बस क्वांटिटी कम दे रहे हैं ताकि अब ज्यादा पैसे ना खर्च करो, थोड़े से पैसे में ट्राई करके देख लो, तो कैश टू सेल्स होगा वो तो। ठीक है, चलो जी, तो आज इतना ही करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।